डॉक्टर वज़ीर आज़म शहबाज साहब की जानिब से कहा गया कि हमें कर्ज़ों के बोझ से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा, तो कैसे रेवेन्यू छुड़ाएगा? अच्छा, कल जो है वो मुलाकात होगी दोबारा, और वो मुलाकात जो है वो रोम में होगी, और वो मुलाकात होगी अमेरिका की और ईरान की, यानी ओमान में जो मुलाकात थी उसका दूसरा राउंड कल होगा। सही। और उस राउंड में स्टीव वित्कॉफ होंगे, और जाहिर है उनसे उनके साथ जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा होंगे अब्बास अरग़ची, और वो जो हैं वो आज उन्होंने जो सरजाई लेवरोफ हैं उनके साथ मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि अगर सिंसियरिटी रही तो हम मामलात को आगे लेके जा सकते हैं। ईरान जो है वो 2015 का जो मुआहिदा था उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका जो है उसमें एक तरमीम के तहत तीसरे मरहले पे जो 3.6% से ज़्यादा इन यूरेनियम की अरेंजमेंट है, इनरिच हो चुका है यूरेनियम, अमेरिका ये कह रहा है कि उसको किसी तीसरे मुल्क में रखवा दिया जाए, ईरान उसको रद्द कर रहा है। ठीक है, सही। तो ये जो मामलात हैं, और रशिया जो के दरमियान में है, तो रशिया से गालिबन जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो बराह रास्त पहुँचेंगे इटली, और कल इनके मुज़ाकरात होंगे स्टीव वित्कॉफ के। अब ये 3-4 मामलात एक साथ हैं। ठीक है, इसमें आप गज़ा को भी लें, इसमें यूक्रेन को लें, इसमें आप जो है वो कॉन्गो तक कहानी चलेगी। एरिक प्रिंस एंटर हो गए ना, और एरिक प्रिंस ऑलरेडी हैं इस कहानी के दरमियान में, और एरिक प्रिंस ने एक मरहले में ये भी कहा था कि हुतीज़ को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है, तो वो लेकिन वो प्लान चेंज हो गया ईरान के वाले से, लेकिन 74 हुतीज़ को आज जो है वो निशाना बनाया है, और वहाँ से जहाँ भाग होने की इतलात है। अमेरिकन ने हिट किया है यमन के मुख्तलिफ इलाकों को, और जवाब में हुतीज़ ने जो है वो मिज़ाइल फायर किए हैं, और उनके जो मिज़ाइल हैं उसके नतीजे में इसराइल का बहुत बड़ा हिस्सा इस पर लरज़ रहा है। तल अवीव में सायरन बज रहे हैं, कई तो हुतीज़ ने अटैक किए, और उनके बयान ये हो रहा है कि 74 जो लोग हैं उनके वो आज जहाँ बहक हो गए अमेरिकन के अटैक के नतीजे में। ये उस वक्त हो रहा है जब ये सारा एक टर्मोइल सा कि ईरान के साथ मामलात कैसे होते हैं, और ईरान के साथ टॉक्स होने से पहले दो शख्सियात खामोशी से इसराइल से फ्लाई करके वो रोम पहुंच गई हैं, और रोम पहुंचने के बाद उनकी स्टीव वित्कॉफ से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। एक है मोसाद के सरबरा डेविड बार्निया, और दूसरे हैं उनके स्ट्रेटजिक जो उनके स्ट्रेटजिक अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं रॉन दर्मर और डेविड बार्निया, दोनों इसराइल से फ्लाई करके पहुँचे हैं पेरिस। वो पहुँचे हैं यहाँ पे जो रोम में, और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो हुई है स्टीव वित्कॉफ के साथ, और वो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है इसराइल को कि ये मामलात आगे किस तरह बढ़ने हैं, क्योंकि ईरान ये सारे मामलात आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कल जो ख़त पहुंचा था जो शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान लेकर उनके रहबर से आयतुल्लाह ख़ामेनी से मिले थे, तो उसमें वो जो मैसेज था वो शाह सुलेमान की तरफ से था, किंग सुलेमान ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से वो मैसेज था जो कि ईरान के रहबर के पास गया था। अच्छा, साथ ही उसके एक बड़ी सैटेलाइट कंपनी है ये चाइना की, मैं अगर उनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये चैंगहुआ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये उनका प्रोफाइल है, और ये जो है ये एक बहुत बड़ी चाइना की एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और बयान ये होता है कि ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है उसको भी शायद ये बीट करते हैं। ठीक है, 52nd ये इनका कंपनी प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत आगे सैटेलाइट की दुनिया में ये बहुत आगे जा चुके हैं। ये जो कंपनी है ये चाइना की सैटेलाइट कंपनी है, और दुनिया की चंद बेहतरीन कंपनीज में से ये कंपनी है, और ये उसकी कंपनी प्रोफाइल है, ये उनका सारा मामला। इस कंपनी के ऊपर अमेरिका ने ये आज इल्ज़ाम लगाया है कि ये हुतीज़ को, जो अमेरिका के जो वॉरशिप्स जिनके ऊपर हुतीज़ निशाना लगा रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं एक तवील अरसे से, उनको चाइना की ये फर्म जो है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये जो मामला है ये है ज़रा संजीदा इस लिहाज से कि क्या ये कोल्ड वॉर जो है ये एक हॉट वॉर में तब्दील हो गई है। अगर मैं इसकी, अच्छा, ये फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, यूएसए के चाइनीज़ कंपनीज हेल्पिंग हुतीज़ टारगेट अमेरिकन वॉरशिप्स। सवाल ये है कि ये एक बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है, और साथ ही जो है ये ज़हन में रखें कि एक वक्त में
तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था, बल्कि 2024 में भी कहा था, मेरा ख्याल है 2023 में भी कहा था कि ये जो कंपनी है चाइना की, जो बड़ी सैटेलाइट फर्म है, ये जो है ये वैगनर ग्रुप को मुख्तलिफ जगहों पे ये जो है ये इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है। ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, फ्रांस 24 54th स्लाइड के चाइनीज़ फर्म सोल्ड सैटेलाइट फॉर इंटेलिजेंस टू रशियाज वैगनर ग्रुप। और उसके बाद फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने 55th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो इल्ज़ाम लगाया था कि रशियन वैगनर मर्सनरी ग्रुप एक्वायर्ड चाइनीज सैटेलाइट्स दैट हेल्प विद अफ्रीका एंड अदर ऑपरेशंस। अब यही जो कंपनी है, इसको अमेरिका ने कहा है कि ये हुतीज़ को की हेल्प कर रही है अमेरिकन वॉरशिप्स पे अटैक करने के लिए। चाइना की तरफ से सख्ती से इसकी मजम्मत हुई है और जो प्रीमियर शी हैं वो अपना दौरा कंप्लीट करके वापस पहुँचे हैं, जो 3 मुल्कों को दौरा उन्होंने किया है। और इसी दौरान जब कल ये बात कर रहे थे ना, प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए थे इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बड़ी महंगी हो रही हैं और मैं एक अच्छी डील चाहता हूँ चाइना के साथ, ये टिट फॉर टैट ज़्यादा से चल नहीं सकता। तो उन्होंने अपना लहजा नरम किया कि ये ट्रेड वॉर बहुत, मैं देखिए महंगाई भी आ रही है, शी जिनपिंग भी समझते होंगे इस बात को, गोलमोल करके उन्होंने मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स, उनके ऊपर फीस और बढ़ा दी जहाज़ों के लिए, के साथ ही उन्होंने ये इंडिकेट रात को किया कि मैं ताल्लुकात अच्छे चाहता हूँ, ये टिट फॉर टैट ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता। तो ये ट्रंप साहब ने कल नरमी का एक मैसेज भी भेजा चाइना को, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये आज ये हुतीज़ को उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया, हुतीज़ को टारगेट भी किया। तो चाइना ये बहरहाल इसको सुकून से देख रहा है। फ़िलहाल वो ये देख रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे जो सरेंडर हो रहा है यूक्रेन का, ये किस अंदाज में होने जा रहा है। ये ध्यान में रखें कि ये जो कॉन्गो है और जो रुवांडा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रेजेंस है। उनकी फ़ौजें नहीं हैं लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये बेल्ट एंड रोड और ये पूरा अफ्रीका का। और ये भी ध्यान में रखें कि वहाँ पे वैगनर ग्रुप और रशियन प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये, लेकिन मेरा देखें, एरिक प्रिंस चूँकि एक ज़माने में प्यूटिन के साथ भी और चाइना के साथ भी डील करते रहे, मैं नहीं जानता कि क्या ब्लैक वाटर उनसे तो मुसल्लह ग्रोहों से तो लड़ेगा, लेकिन क्या ये कभी वैगनर ग्रुप के सामने आएगा? आई डाउट, क्योंकि ये हमेशा जो है इनको पता है कि मेरा इधर से पेंटागन ने खर्चा दाना पानी बंद किया तो ये पहुंच गए थे प्यूटिन के पास, ये फिर पहुंच गए थे चाइना से रब्ते कर रहे थे। तो ये जो है ना, इनको पेंटागन ने इनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म कर दिए थे सारे, और इनको ब्लैकलिस्ट करके डाल दिया था और इनके लोगों को भी जेलों में बंद कर दिया था। तो ये इसीलिए ज़रा जो है अपने आप को ये एक किसी एक मुल्क के साथ ये खुद इनकी जो किताबें और इंटरव्यूज़ होकर आते रहे, वो कहते हैं कि मैं अपने आपको एक मुल्क के साथ बाउंड नहीं करता। हाँ, ट्रंप आ गया, ट्रंप का सपोर्टर हूँ, तो ट्रंप के दौर में मैं जितना कमा सकता हूँ, जितने कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन क्या चाइना से लड़ेंगे या ये रशिया से लड़ेंगे बराह रास्त, या उनकी प्रॉक्सी से लड़ेंगे, ये अब आने वाले दिनों में देखना है। तो एरिक प्रिंस बहरहाल उतर गए हैं कॉन्गो के अंदर, और ये ध्यान में रखेंगे डिपोर्टेशन में भी एरिक प्रिंस ने ठेका लिया हुआ है, और ये हुतीज़ के अगेंस्ट भी लड़ना चाह रहे थे। और ये जो है ये काफ़ी जगहों पर ईरान के हवाले से भी इनके एक इनके जहन में काफ़ी नक्शा बना रहा है कि ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो तो मैं ऐसे उतरूँगा, रेजिम चेंज, मतलब ये एक ख़ास किस्म का एक इनका एरिक प्रिंस का बीइंग अ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर इनका जहन काम करता है। लेकिन दुनिया में अब बहुत सारे इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स आ चुके हैं और वो खेल के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे मौजूद है। ये जो मैंने बात की थी ना, $6,500 मांग रहे थे, तो मैं ये 33rd बिजनेस इनसाइडर कोट कर दूं, 33rd स्लाइड, तो लोगों को याद आ जाएगा कि जब यहाँ से अमेरिकन फंस गए थे, उनको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी और बाइडन दौड़ था, तो उन्होंने कहा था नहीं $6,500 लूँगा मैं एक फ़्लाइट के, एक आदमी से को निकालने के लिए, वरना जिसने यहाँ रहना रह जाए। अच्छा, अब इशू ये है कि कल ये मुज़ाकरात होंगे ईरान के साथ। हमास आज उन्होंने अपना एक फ़ाइनल मैसेज दे दिया इसराइल को कि हमें सिर्फ उस सूरत में हम सीज़ फायर पे तैयार होंगे जब हम सारे कैदी छोड़ने को तैयार हैं, यरगमाली छोड़ने को तैयार हैं, और आप जितने हैं उनको छोड़। अच्छा, इसराइल की तरफ से प्रपोजल ये गया था कि 10 आप छोड़ दें, और उसके नतीजे में 1231 जो कैदी हैं फ़लस्तीनी, 1231 वो हम रिहा कर देंगे, और 45 दिन का एक सीज़ फायर आ जाएगा, और आप 10 करके और एक मरले पे और बाकी, और इस तरह। वो हमास कह रहा है कि नहीं, हमें इतबारी नहीं, ये नेतन्याहू होगा किसी भी वक्त ये ब्लॉक कर देता है, किसी से फ़ौज घुस जाती है। तो कंप्लीट सीज़ फायर हमें चाहिए, और मुकम्मल तौर पे इसराइल की फ़ौज से इनखला चाहिए। और साथ ही जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, उन्होंने ये कहा है कि हम असला फेंक दें तो हमें क्या गारंटी है कि इसराइल, पहले इसराइल को ये मुकम्मल एक अलग पैक्ट होगा जिसमें ठीक है हमें भी असला लेके घूमने का शौक़ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि ये लेबनान के अंदर जो हुकूमत बनी है वो उसकी फ़ौज के अंदर मुकम्मल तौर पे
पावर हो, सब कुछ हो, लेकिन इसराइल के साथ और बाकी मामलात को आगे हम लेके चलेंगे। तो हिजबुल्लाह ने भी वहाँ पर फ़िलहाल इनकार कर दिया डिस्आर्म होने से, और हमास ने ये रिजेक्ट कर दिया कि ये जितना भी फार्मूला नेतन्याहू पेश कर रहा है, ये चूँकि हमें बिल्कुल हम इतबार नहीं करते इनके ऊपर किसी किस्म का, और हम इसके साथ लिंक करेंगे। इसी तरह से ईरान जब बात को आगे बढ़ाएगा तो ईरान हूतीज़ की बात भी करेगा। ये जहन में रखें कि अमेरिका ने ईरान को जो इंगेज किया है, तो उसमें आज अमेरिका ने सीरिया से अपनी फ़ौज विड्रॉ कर ली है। उस सीरिया से अपनी फ़ौज अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में, मतलब चंद 100 फ़ौजियों को उन्होंने ऑर्डर किया है कि सीरिया छोड़ दें। यानी इससे पहले तो ये था ना कि सीरिया में रखा जाएगा फ़ौज को, सीरिया में रहेंगे, तो उन्होंने छोड़ दिए। तो अहमद शरा के हवाले से अब ज़ाहिर है अहमद शरा किस तरह वो सीरिया को अपनी, उनके ठीक जा रहे हैं मामला सीरिया में, लेकिन यह है कि अमेरिकन फ़ौज वहाँ से विड्रॉ हो गई जो SDF को सपोर्ट करती थी। अब इसमें यह है सारा कि कल ये वाज़ेह होगा कि ईरान के साथ मामला कैसे बढ़ रहे हैं। फिर ये वाज़ेह होगा कि क्या हमास की तरफ से ये जो बात गई है कि उन्होंने कहा बिल्कुल इसराइल का तो प्लान हमें मंजूर है ही नहीं, क्योंकि ये तो धोखेबाज फ्रॉडी आदमी है, ये हर थोड़े दिन बाद अपनी बात से। नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा शौक है कि ईरान, पहली बात तो ये शौक है कि ईरान के साथ अमेरिका की डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। दूसरा ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टॉक्स शुरू हो गई हैं, मतलब ख़त लेके जा रहे हैं वहाँ। गालिबन मुझे नहीं पता कि उसमें दावत है सऊदी अरेबिया आने की। आयतुल्लाह ख़ामेनी की सेहत के हवाले से एक बात है कि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी अरेबिया बहरहाल अगर उम्रे की सादत उनको हासिल होती है और वो दावत आती है वहाँ से, तो अब देखना है कि उस ख़त के मंदरजात हम नहीं जानते, लेकिन वो चूँकि किंग की तरफ से रहबर को ख़त आया है, इसलिए उस ख़त में ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट मामलाती होंगे। तो इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन सरेंडर कर गया है, ईरान के साथ टॉक्स कल तय हो जाएगा मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि लेवरॉव और रशिया बीच में कूदा हुआ है। चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है हूतीज़ को हिट भी किया है। हूतीज़ का फ्यूचर क्या होगा ये भी तय होने मामलात। और अब नेतन्याहू को ने उसको भेज दिया है डेविड बार्निया को, और वहाँ पर कि जाके स्टीव वित्कॉफ से मिलो। तो स्टीव वित्कॉफ तो ईरान के साथ मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, और इसमें रशिया भी है, और साथ ही यूक्रेन सरेंडर हो गया। तो एक चीज़ तो देखें स्टीव वित्कॉफ ने डिलीवर कर दी। अब रह गई 2 चीज़ें स्टीव वित्कॉफ के पास, एक रह गया ईरान, एक वो यूक्रेन में थे स्टीव वित्कॉफ, एक थे वो ईरान में, और एक गज़ा में। गज़ा को कैसे गज़ा में जंगबंदी कैसे करानी है, और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ना है, और ईरान के साथ मामलात कैसे, ये स्टीव वित्कॉफ ने मामलात हल करने हैं। लेकिन उसके साथ ही आप इस आदमी को भी दाद दें, मसाद बोरलुस को, जिसने कोंगो के मिनरल्स दस्तखत करवा दिए अमेरिका से, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस वहाँ पे इतने घुर्गे हैं कि लड़ने वाले, कि उनसे लड़ने के लिए एरिक प्रिंस साहब ने माल बनाओ जो है कि तहत वो अपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स लेके पहुँच गए अफ्रीका में। जी बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं मुझे याद, मैं तो बनाया ही रवांडा की वजह से था ना, तो रवांडा से तो खूब लड़ूंगा।